नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फ्रंट पेज पे केवल एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हम जानेंगे यहाँ पे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, जानेंगे। ये ट्विटर के ऊपर फिर से मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लगातार एक हीटेड पॉइंट किए जा रहे हैं कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये अभी भी कंप्लाइंस नहीं लेकर के आई है, अभी जो लेटेस्ट रूल्स अभी रिलीज़ किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऐसे में इस मुद्दे को यहाँ से न जान करके हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज पे इसका आर्टिकल है, ठीक है, डिटेल में यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा आगे देखें, फर्टिलाइज़र सब्सिडी को लेकर के आर्टिकल है, जानेंगे इसमें क्या है मुद्दा। वर्ल्ड पेज पे जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, वो देखेंगे। इसके अलावा ट्विटर से रिलेटेड जो आर्टिकल फर्स्ट पेज पे जो बताया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गोल्ड पे हॉलमार्क्ड होना, ठीक है, ये क्या मुद्दा चल रहा है अभी वो भी जानेंगे। गोल्ड पे जो हॉलमार्क लगा हुआ था ना, हॉलमार्क, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। इसके अलावा इकोनॉमी पेज की पूरे की समरी ले लेंगे, ठीक है, और बची हुई जितनी भी छोटी मोटी और दो चार न्यूज़ हैं उनको और देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि पार्लियामेंट्री अकाउंट जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी, ठीक है, उसके चेयरमैन है। तो ऐसे में उनके और साथ में बीजेपी के एक लीडर है, उनके बीच में क्लैश आ गया। पॉइंट ये है कि ये क्लैश हुआ कैसे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है एक पार्लियामेंट की परमानेंट एक आप कह सकते हो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की। दूसरी चीज़, इसके चेयरमैन होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, इसका मतलब ये अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करने में क्या ये अपने हिसाब से ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट मंगा करके फिर काम करती है या कुछ और। तो ऐसे में फिर बात आ जाती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। तो कैग को एक तरीके से फ्रेंड बोला जाता है पैक का, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो ऐसे में अभी मुद्दा ये है कि वैक्सीन को रिलेटेड लेकर के या ड्रग्स को लेकर के या फिर जो कोई भी अभी तक ग्लिचेस आ रही हैं इससे कोविड-19 को टैकल करने में, तो इसके चलते अधीर रंजन चौधरी जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने ये कहा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आईसीएमआर और दूसरे अदर रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया जाए और उनसे सवाल जवाब किए जाए कि आपने ये कोविड-19 को टैकल करने में कहाँ गलती की है। तो ये एक्शन एक तरीके से सुओ मोटो होगा। सुओ मोटो का मतलब हो गया कि खुद से चला करके ये कमेटी ये जो पैनल है, कमेटी है, ये बुलाएगी इन इंडिविजुअल्स को, इन ऑफिशियल्स को और इनसे सवाल जवाब करेगी। तो उसी टाइम पे एनडीए के एक लीडर वहां पर इसी कमेटी के मेंबर, उन्होंने उठ करके सवाल कर दिया कि आप कैसे बुला सकते हो किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि हमारा काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक ही है कि हम अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करें, ठीक है, और वो भी वही अकाउंट्स जिनकी ऑडिटिंग की जा चुकी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। तो पैक और कैग का रिलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इनको, तो इनके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, ठीक है, कम से कम पैक और कैग के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आप डिटेल बताने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जी ने यह कहा कि ये कोई पहली बार नहीं होगा कि जहां पर अकाउंट्स के अलावा भी डिटेल के बारे में इंक्वायरी की जा रही है पैक के द्वारा। जैसे कि हीराकुड डैम जो महानदी रिवर पे बना हुआ है, बोले उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल किए गए थे, इंडिविजुअल जो भी इन्वॉल्व थे ऑफिशियल्स, उनसे क्वेश्चन किए गए थे पैक के द्वारा। सिमिलरली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो शुरू की गई 16th लोकसभा के टाइम पे, उस टाइम पर भी बोले सवाल जवाब किए गए थे, और साथ में ये भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए भी रेडी हूं। तो पॉइंट यहां पर देखो हमारे लिए क्या चीज़ है, पैक के बारे में, कैग के बारे में डिटेल गेन करनी, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं हम। फिर आगे पेज नंबर 4 पे दो छोटी छोटी न्यूज़ है, पहले वो देख लेते हैं। आपके लिए भी टास्क है वहाँ पर। एक तो ये कि तमिलनाडु में पॉक्सो केस अभी चल रहा है, ठीक है, पुलिस ने गॉडमैन को अभी अरेस्ट किया है। अब ये देखो, सो कोल्ड गॉडमैन्स, अपने आप को भगवान का वो रिप्रेजेंटेटिव बोल करके, या फिर ये जो बाबा लोग हैं, इन लोगों ने अपनी मतलब एक ये जो प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रखी है ना,
जो अपने आप को बताते हैं कि हाँ हम बहुत ही प्योर हैं, उसके बावजूद उनके पीछे से जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये राम रहीम करके केस था, एक बाबा रामपाल का समथिंग, और एक ये आशाराम बाबा तो अभी तक भी यहाँ पर आपको पता है जोधपुर जेल में अरेस्टेड है। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है, आपके लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में डिटेल गेन करनी है, ठीक है। बच्चों से संबंधित केस एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक्ट है। दूसरा कि अभी आप देखोगे मेघालय में रेड हॉल माइनिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है गारो खासी जयंतिया 3 मेघालय की हिल्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है लोकल्स क्या करते हैं, पहाड़ी जैसे मान लो ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ी के नीचे छोटी सी माइन कर लेते हैं और उसमें से कोयला निकालते रहते हैं। अब आपको ये तो पता होगा ही, नहीं पता है तो आप प्लीज़ ज्योग्राफी की बुक्स अच्छे से पढ़ लो, जिसमें ये बताया हुआ है कि मेघालयन प्लेट्यू जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। बस वो जब इंडियन प्लेट आकर के स्ट्राइक कर रही थी किसके साथ में, यूरेशियन प्लेट के साथ में, तो वो मालदा गैप क्रिएट हो गया और वो टूट करके दूर हो गया मेघालयन प्लेट्यू किससे, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो ऐसे में मेघालयन प्लेट्यू में भी अच्छा खासा कोयले का भंडार है, तो वहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है, वहाँ पर ये ट्राइब्स भी रहती हैं। तो ट्राइबल लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, उन पहाड़ियों के नीचे छोटे छोटे होल कर लेते हैं, बहुत लंबी लंबी सुरंगें बना लेते हैं, ठीक है, टनल्स बना लेते हैं, और वहाँ पर फिर वो हाथों से अपने खुद के मैन्युअली निकालना शुरू कर देते हैं कोयला, और उस कोयले को फिर बाद में बाहर निकाल करके फिर वहाँ पे वो बेच दिया करते हैं। तो हुआ क्या है कि अभी आप देख सकते हो वहाँ पर जयंतिया हिल्स के अंदर, ईस्ट जयंतिया हिल्स में आप देखोगे फ्लड, अचानक से हिल्स हैं वो कोलैप्स कर गई और 5 जने अंदर के अंदर रह गए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गारो खासी जयंतिया हिल्स, और दूसरा हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेड हॉल माइनिंग जो है वो प्रेवलेंट है मेघालयन रीजन में, ठीक है। एनडीआरएफ ऑफिसर्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं, नेशनल डिजास्टर जो फोर्सेज है, ठीक है, बचाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ओके कर दिया है फर्टिलाइजर सब्सिडी को, और आप देखोगे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा 14,775 करोड़ का गवर्नमेंट के पॉकेट पे, ठीक है। तो ये फार्मर्स को एक रिलीफ देना है कोविड के टाइम पे, और पर्टिकुलरली जो ये सब्सिडी दी जा रही है वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP फर्टिलाइज़र पे, जिसमें देखा जाएगा कि अभी 500 रुपये दिए जाते हैं सब्सिडी के 50 किलोग्राम के बैग पे, अब वो बढ़ा करके कितने कर दिए गए हैं, 1200 रुपये। तो ऐसे में एक बैग के ऊपर 1200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी किसानों को। दूसरी चीज़ ये तो हो गई DAP की बात। दूसरी चीज़ अगर बात करें पर्टिकुलर पोटास और पोटेशियम की बात करो, पोटास के मतलब पोटास, P मतलब फॉस्फेट और पोटास के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पे काम किया जाएगा। इसका मतलब कि सॉइल में कितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। NPK जो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आप जानते ही हो बचे हुए, तो ऐसे में सल्फर और वो जिंक अलग से बचे हुए। तो ऐसे में जो NPK है उनमें से PK को ऊपर फोकस रखा जाए, कि जैसे कि यहाँ पर बता रहा है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ऐसे में फोकस किया जाएगा कि आपको वहाँ पर फार्मर्स को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाए, और ये दी जाएगी कब से, फर्टिलाइजर्स पे 2021-22 की जो प्रेजेंट खरीफ सीजन है तब तक, ठीक है। अभी तक जो इसकी शुरुआत है ये देखो मई 2020 को इशू कर दिया गया था नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड, तो मई 2020 से लेकर अब तक जितना भी लोग फार्मर्स क्लेम करेंगे उतना उनको सब्सिडी के तौर पे दे दिया जाएगा। अब इसको अप्रूवल कैसे, कहाँ से मिला है, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। और ये प्रपोजल किसने दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था। अब अल्टीमेटली देखोगे तो होगा क्या कि 80,000 करोड़ का सब्सिडी के ऊपर खर्चा तो होता है। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको फिगर, ये देखिए यहाँ पर बोला 80,000 करोड़ का खर्चा तो होता ही है। अब एनुअली 14,775 करोड़ रुपए और सब्सिडी के ऊपर खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंडर में आता है ये सारा प्रोविज़न, ओके। इसके अलावा आप देखें कि सब्सिडी रेट्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए। तो नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के लिए आप देख सकते हो कि 18.78 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। पोटास में देखोगे तो 10.11 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, और सल्फर की बात करो तो 2.37 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। फॉस्फोरस की अगर बात करें
तो फॉस्फोरस की सब्सिडी को ट्रिपल कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में फॉस्फोरस की सब्सिडी कितनी होगी, पहले जो 14.88 रुपीज़ पर किलोग्राम हुआ करता था वो बढ़कर के 45.32 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में 14,775 करोड़ रुपए का एडिशनल लोड आएगा अब गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ्को, दैट मीन्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या कर दिया, रिटेल प्राइस जो थी डीएपी की वो इंक्रीज कर दी। पहले 1200 रुपये में एक कट्टा आया करता था 50 किलोग्राम का, जो कि 58% राइज करके रेट कितनी होगी अभी 1900 रुपये पर बैग। तो ऐसे में क्या हो गया, खर्चा किसानों के पॉकेट पे बढ़ गया। रही सही में आपको पता ही है कि 3 फार्म लॉज जब लाए गए थे तो उन 3 फार्म लॉज के चलते बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये कहीं ना कहीं सब्सिडीज का अप्रूवल दे दिया गया। ये पॉलिटिकल इशू था, खैर मेन पॉइंट था वो हमने देखा। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट, दोनों एग्री हुए हैं कि हम फिर से बातचीत को रिज्यूम करेंगे, पर्टिकुलरली आर्म्स की अगर बात करें। क्योंकि आपको पता है केवल और केवल आते, अब डोनाल्ड ट्रंप के आते आते हैं आप जानते हो कि सारी जितनी भी ट्रीटीज़ थी ना कोल्ड वॉर इरा की, या फिर 1990s के टाइम पे जो सॉल्ट ट्रीटी थी, या फिर जो भी एग्रीमेंट हुए थे न्यूक्लियर आर्मामेंट से रिलेटेड, उन सब से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे में फिर से आर्म ट्रीटीज़ के ऊपर बातचीत होगी तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, जो भी एनवॉइस डिप्लॉयड थे, यूएसए के एनवॉइस रशिया में डिप्लॉयड, रशिया के एनवॉइस यूएसए में डिप्लॉयड, उनको भी रीस्टोर करने की बात हुई है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वाकई में वेलकमिंग है और इंडिया के लिए बड़ी सुकून की बात है। क्योंकि इंडिया रशिया से भी एंगेज कर रहा है तो यूएसए के साथ में भी हमारी एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है। क्योंकि रशिया हमारा ओल्ड फ्रेंड है, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते रशिया को, ठीक है। S-400 मिसाइल्स, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो भी हम परचेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी वो देखोगे, जिनेवा में विला ला ग्रेंजे, ठीक है। अब हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, आप देख लेना। विला ला ग्रेंजे लोकेशन है, वहाँ पर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब मीटिंग किस बारे में हुई है, वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपके सामने हैं। यूएस और रशिया दोनों बातचीत कर रहे हैं। फोकस ये है कि कैसे भी करके वेस्ट एशिया में शांति की बात की जाए। जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, शांति तो खैर ये चाहते तो अब तक हो ही जाती, बड़ी पावर्स हैं, पर हाँ जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर टारगेट करेंगे। वेस्ट एशिया, यूएसए में इलेक्शन को लेकर के जो ब्लेम चलता रहता है कि हाँ रशियन हैकर्स का हाथ रहता है, उस पर भी बातचीत हुई है। तो साइबर अटैक्स को लेकर भी बातचीत हुई है। सिमिलरली आर्म्स ट्रीटीज़ जो लैप्स हो चुकी है उनको रिवाइवल के पॉइंट भी बन रहे हैं। इसके अलावा जो क्रेमलिन के अगेंस्ट में जो इतने भी डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को उठा करके डिस्कार्ड किया जा रहा है या फिर ऑपोजिशन में रखा जा रहा है, क्रेमलिन मतलब रशिया, राइट। तो रशिया को कहीं ना कहीं पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो पॉइंट यह है कि अभी तक जितने भी डिसएग्रीमेंट्स थे उन पर बातचीत अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो, ठीक है। बाकी आप थोड़ी सी और डिटेल लेना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1864 में जिनेवा कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है। अब जिनेवा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो जरूर बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि जिनेवा कन्वेंशन 1864 किससे एसोसिएटेड है। क्योंकि विला ला ग्रेंज, यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई है ना, यहाँ पे पहली मीटिंग यही थी जिनेवा कन्वेंशन वाली। ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम बात करें तो देखो, हीट ऑन बिग टेक। अमेरिका में अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों की पावर को रेगुलेट करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा लिया गया है। लीना खान करके एक इंडिविजुअल है जिनको अभी अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल ट्रेड कमीशन के तौर पे, ठीक है। तो वो पहले ही क्रिटिकल रही हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है इन्होंने। अमेजॉन किस तरीके से अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल है। एक तरफ तो वर्ल्ड मार्केट को ग्रैब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को एक लिबरल वे के अंदर काम करता है, या फिर आप देखो यूएसए के मार्केट में बड़ा ओपनली काम करता है, और दूसरी तरफ खुद ही मैन्युफैक्चरर है, खुद ही रिटेलर है। बोले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको लेकर के है। तो ज़्यादा कुछ मुद्दा काम का है नहीं, बस ये लीना खान के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट बस इतना चाहिए, अमेजॉन के खिलाफ में एंटी ट्रस्ट स्टांस है वो लिए जाने की बात की जा रही है। आर्टिकल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने ट्विटर वाला, वो देखते हैं डिटेल में। सवाल ये है कि अगर ट्विटर ने कंप्लायंस नहीं रखी, अभी जो नए रूल्स आए थे उनके बारे में, तो
सेफ हार्बर वाला जो पॉइंट है वो उनके लिए ख़त्म हो जाता है, तो इससे क्या नुकसान है? देखो ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो नई रूलिंग्स आई है, जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के लिए गाइडलाइंस थी कि हाँ जी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में ट्विटर जो है बार बार पोस्टपोनमेंट करता चला जा रहा है। तो ऐसे में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी ने सीधा क्या कहा कि ट्विटर जो है लगातार डिले पे डिले किया जा रहा है और इंटेंशनली कर रहा है। तो ऐसे में अब आईटी एक्ट 2000 के अंडर में जो सेक्शन 79 है, बोलो अब उसके अंडर में ट्विटर को बिल्कुल भी कोई भी सेफ जोन नहीं मिलेगी। अब 79 सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी इंटरमीडियरी, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी लीगली लायबल नहीं होगा अगर वहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी कोई कंटेंट भी शेयर करता है, कोई डेटा शेयर करता है जो कि कहीं ना कहीं दूसरी किसी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बने। कहने का मतलब ये प्लेटफॉर्म्स की कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। चाहे कोई भी यूज़र अपने वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा या कोई कम्युनिकेशन का लिंक वहाँ पर शेयर करता है, तो ऐसे में क्या प्रोटेक्शन मिल रही थी इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को। पर हो क्या रहा है कि परिस्थितियाँ ये बन गई है कि ट्विटर जैसे ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्या है, लगातार इन लॉज को डिस्कार्ड करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सेफ हार्बर वाला जो प्रोविज़न है वो अब हट जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि सेफ हार्बर का प्रोविज़न हट गया और ट्विटर के ऊपर किसी ने कोई कंटेंट शेयर कर दिया, मान लो किसी ने कुछ भी ऐसी कोई मान लो कोई टूल किट का नाम ही शेयर कर दिया, तो उसमें ट्विटर के ऊपर क्या जिम्मेदारी आ जाएगी? तो वो देखो ऐसा नहीं होगा कि सीधा ट्विटर के ऊपर कोई बैन लगेगा या एकदम से ट्विटर को कुछ लॉसेस होने लग जाएंगे। इसमें बस ये है कि कोर्ट में अब ट्विटर के खिलाफ में प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ट्विटर को सीधा अब कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है, किस तरीके से ट्विटर ने वहां पार्टिसिपेट किया, क्या वहां पर उस पर्टिकुलर पोस्ट जिसके चलते सरकार को प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में फिर ट्विटर के ऊपर वो फाइन लगाया जा सकता है या फिर कुछ और तरीके की आप कह सकते हो कि पनिशमेंट दी जा सकती है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कोर्ट क्या डिसाइड करता है, ठीक है। अभी तक क्या था, प्रोटेक्शन थी, आर्टिकल सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पर वही चीज है अब क्या होता है वो देखने वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गोल्ड हॉलमार्क के बारे में कि क्यों जरूरत है, और अभी तक अगर बात करें किसी ने अगर गोल्ड हॉलमार्क को मैंडेटरी नहीं किया है तो उनके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखो गवर्नमेंट ने अभी ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि कोई भी गोल्ड ज्वेलर, ठीक है, वो 16 जून के बाद में अगर उसका टर्नओवर देखें एनुअल उस गोल्ड ज्वेलर का, वो अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो उसको मैंडेटरी हॉल मार्किंग करनी होगी अगर वो कोई भी ज्वेलरी सेल आउट करता है तो। और ये एप्लीकेशन अभी लगेगी किस पे, लगभग 356 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये आ जाता है कि हॉल मार्किंग होती क्या है। देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो उसके हिसाब से हॉलमार्क जो है वो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी आप कह सकते हो जो भी थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनके ऊपर मार्क करना होता है, ठीक है। हॉलमार्क का मतलब हो गया कि जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो भी प्रेशियस मेटल आप देख रहे हो, चाहे सिल्वर गोल्ड की आप बात करते हो, तो उसमें प्योरिटी कितनी है, उस प्योरिटी को चेक करना, ठीक है। गारंटी ऑफ प्योरिटी और फाइननेस कि कितना प्योर है गोल्ड, उसकी चीज़ को फाइनल करने के लिए ये BIS हॉलमार्क दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि नोटिफिकेशन 14 जून 2018 का जो था उसमें गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरीज डिक्लेयर की थी, गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, या फिर आप देख सकते हो सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स। इनके ऊपर आपको हॉल मार्किंग करनी ज़रूरी है। फिर देखो आगे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के हिसाब से अगर देखें कि कोई कंपोनेंट हम एक्सपोर्ट करते हैं या फिर उसको री इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, भेज दिया बाहर, फिर दोबारा से हम खरीद रहे हैं, तो ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी ज्वेलरी, इसका एग्जांपल क्या है कि बाहर जाना फिर वापस आना, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी ज्वेलरी अगर आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन प्रदर्शनी में लग रही है, वो अगर रिटर्न आती है या फिर गवर्नमेंट बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है, मतलब 2 बिजनेस हाउसेस के बीच में डील हो रही है बड़ी, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं है, ये छूट दी हुई है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे कि हॉल मार्किंग सारी गोल्ड ज्वेलरी पे हो, ऑल लिखा हुआ एक्सट्रीम वर्ड अगर आपको प्रीलिम्स में मिल जाए तो आप हटा देना उसको वहीं पे कि भाई गलत बात है, क्योंकि एग्जाम्पशन दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में,
जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड वॉचेस, ठीक है, फाउंटेन पेन्स, या फिर स्पेशल टाइप की ज्वेलरी जैसे कि कुंदन हो गया, पोल्की हो गया, जड़ाऊ, ये सब सोने के बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इनके ऊपर हॉलमार्क हो ये जरूरी नहीं है, एग्जाम्पशन दिया हुआ है। अब बात ये आ जाती है कि ये हॉलमार्किंग आपने 256 डिस्ट्रिक्ट तक ही क्यों कन्फाइन रखी। देखो, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट करना है कि एक बार डिसाइड हो जाए कि वाकई में हम इसको थ्रू मतलब कंट्री लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अब बात यह आ जाती है कि अगर कोई ज्वेलर जिसका टेन्योर 40 लाख से ज़्यादा है और वो अगर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो देखो उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ पेनल्टीज हो सकती हैं, पर अभी तक तो रिलैक्सेशन दे दिया है अगस्त 2021 तक का, कि अगस्त 2021 तक आप कंप्लाइंस में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद में फाइन की बात होगी। पर अगर कोई ज्वेलर 40 लाख तक का ही बिजनेस करता है एनुअली, 40 लाख के अंदर अंदर ही अगर उसका बिजनेस है, तो देखो उनको कोई मैंडेटरी हॉलमार्किंग का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी छूट दी हुई है। तो एक कंडीशन और ये आ गई है कि पूरी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर नहीं होगा, ज्वेलर किस लेवल का है उस पर बात होगी। फिर बात आती है प्योरिटी स्टैंडर्ड्स की। तो देखो BIS मतलब हम देखें ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो 3 मेन कैटेगरी चलती है, जिसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, आप मान के चलो 24 कैरेट प्योरेस्ट होता है, एकदम प्योरेस्ट गोल्ड, ठीक है। तो इसमें 21 किलोग्राम या फिर कोई भी आपने टुकड़ा लिया गोल्ड का और उसमें आप डिवाइड करते हो उसको 24 पार्ट्स में, ठीक है। उन 24 पार्ट्स में से अगर प्योर गोल्ड है तो 24 के 4 क्या होंगे, गोल्ड हो जाएगा। अगर वहां पर एक पार्ट जो है वो कॉपर का यूज हो गया, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत ब्रिटल होता है, टूटने का डर रहता है ना, तो ऐसे में उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कॉपर इंप्योरिटी ऐड की जाती है, फाइन। तो वो इंप्योरिटी कितने लेवल तक ऐड की जा रही है उसका हमें यहां पर पता पड़ता है। 22 कैरेट का हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि अगर 24 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर गोल्ड के एक टुकड़े को, तो उसमें आप देखोगे कि 22 हिस्से तो गोल्ड के हैं और 2 हिस्से आपको मिलेंगे कॉपर के। सिमिलरली 18 कैरेट की बात करो तो आप वही एडजस्ट कर लो कि 18 हिस्से तो हो जाएंगे किसके, गोल्ड के, और बचे हुए 6 हिस्से हो जाएंगे किसके, तांबे के। सिमिलरली 14 कैरेट की बात करो तो 14 हिस्से तो हो जाएंगे किसके, गोल्ड के, और बचे हुए 10 हिस्से हो जाएंगे तांबे के। सेम चीज दूसरी और कैटेगरीज भी चलती है गोल्ड की, एडिशनल कैरेट्स भी 20, 23, 24 ये भी चलती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो पॉइंट का यहां पर क्या आ जाता है कि भाई आप कैटेगरी करते हो तो उसके बेसिस पे आप कैसे पता करोगे, राइट। जून 16 से आप देखोगे ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया गया गोल्ड ज्वेलरी के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए, कि हॉलमार्क आप जरूर दोगे, मैंडेटरी बना दिया। बट कंडीशन वो है ही कि 40 लाख से ज़्यादा का टेन्योर होना चाहिए एनुअली। फिर बात आ जाती है हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बात आ जाती है। देखो इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड का बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे यहाँ कंज्यूम होता है। और मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो डेटा ये कहता है कि इंडिया में जितनी गोल्ड ज्वेलरी है उसमें से केवल 30% ही ऐसा गोल्ड है जिसके हॉलमार्क लगा हुआ है। तो ऐसे में ज्वेलरी को हॉलमार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए देखो जो असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ पर 35,879 सेंटर्स ही जहाँ पर हॉलमार्किंग प्रिंट दिया जाता है, ठीक है। और इसमें भी मतलब ज्वेलर की कंट्री के अंदर ज्वेलरी ज्वेलर्स जिनको सर्टिफाई किया हुआ है BIS के द्वारा, उनके नंबर्स तो और भी कम हो जाते हैं। मतलब BIS के द्वारा सर्टिफाइड A&HC जो हैं, ठीक है, असेइंग एंड हॉलमार्क सेंटर्स, वो है 35,879, ठीक है। ये तो ज्वेलर्स। और सेंटर्स की अगर बात करें जहां पर ये लेबोरेटरीज हम कह सकते हैं जहां पर टेस्टिंग होती है इनकी, फिर बता पड़ता है कि प्योरिटी कितनी है, वो है 945। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर अभी भी जो एक कह सकते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की या सेंटर्स की कमी है। तो ऐसे में क्या होता है, हॉलमार्किंग कैपेसिटी अभी हमारे बहुत कम है, उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने देखो अभी जो मूव लिए हैं ये शुरुआत कोई नए नहीं है, 2019 में हो गया था, नवंबर 2019 में। फिर उसके बाद में डेट एक्सटेंड करते करते अब जानते हो कितना कर दिया, अगस्त 2021 तक का। तो मुद्दा जो था वो हॉलमार्किंग से संबंधित था, वो हमने सारा जाना। आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे देखो एक तो ये है कि अभी जो इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है, वो अभी डेवलप किया गया था इन्फोसिस के द्वारा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मीटिंग की है इन्फोसिस से कि भाई जो ग्लिचेस हैं, अभी जो भी कमियां हैं पोर्टल में, इंटरनेट पोर्टल में, उसको करेक्ट करो। तो इतना कुछ काम का है नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देख सकते हो
BSNL और MTNL ये दोनों के दोनों स्टेट ऑन्ड कंपनियां हैं। BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो दोनों में क्या था अभी कि स्टाफ को ये कहा गया था, स्टाफ मेंबर्स को, कि आप VRS ले लो। VRS का मतलब होता है एक तरीके से वॉलंटरी रिटायर सर्विसेज। दैट मीन्स कि आप खुद से इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हो। तो लगभग 93,000 ऑफिशियल्स ने, BSNL और MTNL के लोगों ने VRS को अवेल कर लिया और वो उन्होंने रिजाइन, मतलब एक तरीके रिजाइन क्या, रिटायरमेंट ले लिया। अब आप देखो कि रिटायरमेंट जब दिया जाता है तो VRS स्कीम के तहत सरकार को एक बड़ा अमाउंट पैसे में देना होता है उनको रिटायरमेंट की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो लाखों में होता है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि रिटायरमेंट ले लिया। अब जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर में जो आता है, उन्होंने ये देखा कि वाकई में यहाँ पर तो शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की, हमारे तो शॉर्टेज पड़ गई। तो उन्होंने क्या कहा अभी कि क्यों ना जो रिटायर्ड अभी जिन्होंने VRS लिया है, जिन ऑफिशियल्स ने, उनमें से कुछ लोगों को हम रीहायर कर ले, दोबारा से उनको नौकरी दे दें और उनका जो टैग होगा काम करने का वो होगा कंसल्टेंट, मतलब उनकी एक्सपीरियंस को हम यूज़ करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोगों के कमाए हुए पैसे, भारत की जनता के कमाए हुए खून पसीने की कमाई को आप ऐसे, मतलब पहले VRS दे देते हो। VRS में भी जो पैसा देना होता है रिटायरमेंट के बाद में, उसका कई जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को देखो एक स्लॉट तो मिल गया, मतलब कुछ लाख रुपए तो मिल चुके हैं उनको, और दूसरा स्लॉट अभी इसी साल में मिलने वाला है। तो ऐसे में आप उनको रीजॉइन कराओगे फिर हटाओगे, तो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए ना इशू की। ये गड़बड़ चीज़ है नहीं तो, है ना, ये चीज़ बताई हुई है। RBI की तरफ से जो स्टेटमेंट है हमने बहुत बार देख लिया। सेकंड वेव ने देखो डोमेस्टिक डिमांड को हिट किया है, ये हमें पता है। एग्रीकल्चर और कॉन्टैक्टलेस सर्विस अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवाइवल की तरफ हमें सपोर्ट देगी, क्योंकि अब मानते हैं कि गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो सेकंड वेव का असर रहा वो पहली वेव के कंपैरिजन में ज़्यादा था। पर वही चीज़ आप कैसे भी करके रिवाइवल की अगर देखी जाए बात, तो अभी गाँवों में थोड़ा सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अच्छी हुई हैं। अब मॉनसून भी आ गया है तो देखो अब 15 जून के बाद में बुआई भी शुरू हो गई खरीफ सीजन की, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज की बात करें जहाँ पर मिनिमम कॉन्टैक्ट है, वो कहीं ना कहीं फिर भी ट्रैक पे बनी रही, क्योंकि अब के बाद रेस्ट्रिक्शंस जो थे ना वो थोड़ी कम थी। बाकी तो देखो डेटा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इन्फ्लेशन 6.3% चल रही है। RBI को जो बैंड दिया हुआ है ना 4 ± 2% का, उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन लेवल चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी धीरे धीरे जैसे जैसे कर्व हट रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तो उससे और ज़्यादा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करेगी। इन्फ्लेशन की बात हम कर ही चुके हैं। बस यही चीज़ें बताई हुई है और तो कुछ मुझे लग नहीं रहा इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा। इसके अलावा आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करो तो 1.85 लाख करोड़ रुपीज़ का हुआ है। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है इनकम टैक्स में। अब आपको छोटी सी बात ये करनी है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपने डाउनलोड किया कि नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है। नहीं किया तो मुझे जहाँ तक पता है विजन IAS ने अभी तक शायद समरी दे दी होगी, है ना, तो वो डाउनलोड कर लो वहाँ से समरी। पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा होता है वो, 400, 450, 500 पेजेस का, तो इतना पढ़ते पढ़ते तो आप पागल हो जाओगे। समरी अवेलेबल है इंटरनेट पे, विजन IAS की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि 2020-21 में आपको देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्शन हुआ, डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्शन हुआ, राइज हुआ या फॉल हुआ, ये आप चीज़ चेक करोगे, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स कलेक्शन के अंदर GST हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनका आप देखोगे कि सबसे मतलब आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको लर्न करोगे कि कितना मतलब GST कलेक्शन हुआ है, तो GST ज़्यादा कलेक्शन हुआ है या फिर कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा आया है। तो उसमें क्या होता है, कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी तो आप देखो NPPA, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, जिसमें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये आप देखोगे इसने अभी फाइनलाइज कर दिया है कि हाँ GST काउंसिल का अप्रूवल तो मिल ही गया कि कोविड रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं या फिर जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वैक्सीन की या जो भी, तो उनके ऊपर MRP रिड्यूस करके हमें बेचनी है, राइट। तो उस केस में नप्पा ने, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी अपनी तरफ से टैक्स रेट को रिड्यूस करने की बात फाइनल कर दी है। तो आपके लिए टास्क जो है वो ये, इस नेशनल फार्मास्यूटिकल एंड प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में डिटेल गेन करोगे, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्या यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, कौन इसको चेयर किया करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जा सकते हैं।
फिर एक ये कोने में छोटा सा आप देखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव किया है कितना, $484 मिलियन का। किस चीज़ के लिए? अभी एक चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है उसके लिए। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब एक बार मैं फौरी तौर पे नज़र डाल लेता हूँ, कुछ बचा है, बाकी जहाँ तक है ये न्यूज़ अपना कंटेंट है वो सारा कवर हो चुका है। हाँ, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ मैं मिस कर गया, वो ये कि चाइना देखो तिब्बत में अब लगातार कोशिश कर रहा है अपने आप को असर्ट करने की। अब हार्ड पावर के बेसिस पे तिब्बत को हड़प तो लिया, अब वहाँ पर दलाई लामा की पोस्ट को लेकर के चाइना में हलचल चल रही है कि कैसे भी करके दलाई लामा ऐसा ऐसे इंडिविजुअल को दलाई लामा की पोस्ट पर बिठाया जाए जो कि चाइना का पपेट हो। ठीक है, तो ऐसे में अब वहाँ की इक्वेशन है वो तो टाइम बताएगी क्या होगा। खैर फिलहाल तो पॉइंट ये है कि आपके सामने ये जो मॉनेस्ट्री आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है पोटाला पैलेस। ये कहाँ पर है? तिब्बत की कैपिटल लासा में, पोटाला पैलेस। ध्यान रखेंगे आप, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है राजस्थान से रिलेटेड कि थोड़ा सा लॉकडाउन को फ्री किया गया है, तो ऐसे में मॉन्यूमेंट्स और ये ओपन कर दिए गए हैं, तो ऐसे में वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आने चाहिए थे, पर अभी तक फुटफॉल कम है क्योंकि अब की बार जो हैवोक है ना इस बीमारी का ज़बरदस्त फैला है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल टूरिस्ट आए। आप देखोगे लगभग 90 मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जयपुर सर्कल के अंडर में। ठीक है, जिनमें से रणथंबोर, एक तो कुंभलगढ़ फोर्ट आ गया, ठीक है, और एक डीग पैलेस भरतपुर। यह आप नाम ध्यान रख लोगे। रणथंबोर फोर्ट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान में। कुंभलगढ़ फोर्ट है राजसमंद में, वो भी राजस्थान में। डीग पैलेस है भरतपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से हो सकता है कई बार पूछ ही ले, हवा में सवाल आई जाए। ठीक है, तो देखो मोटी मोटी डिस्कशन में इतना ही था, हमने पूरा देख लिया जितना हमें देखना था। बाकी राजीव गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर तो कर रही है, पर वही चीज़ है कि कितना लंबा पेरोल पे छोड़ा जाए उन लोगों को। कि राजीव गांधी केस में जिन लोगों को भी सज़ा हुई थी उन लोगों को बेल पे छोड़ दिया है, पेरोल पे उनको भेज दिया जाए। ठीक है, जेल में रहते रहते बहुत साल हो गए, तो कि लगातार वो जेल में रह रहे हैं तो कुछ रिलैक्सेशन मिले, तो उसी को लेकर के ये मुद्दा है। बाकी इतना कुछ काम का है नहीं। तो डिस्कशन में देखो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप खुद से देख लेना न्यूज़ जो भी बची हुई है।